हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताया था और साथ ही मैंने बताया था कि उनकी क्या क्या कार्य होते हैं, अधिकार होते हैं और शक्तियां होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से लोकसभा राज्यसभा से अलग है या उन दोनों के बीच में तुलनात्मक शक्तियों और संबंध के बारे में देखेंगे। तो आप सभी को पता है, एक बार और रिमाइंड करा देती हूँ कि जो लोकसभा है उसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं 545 और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं 250। और अगर हम शक्तिशाली सदन की बात करें तो वह लोकसभा होता है, क्योंकि धन विधेयक और विधेयक से संबंधित मामले सारे लोकसभा हैंडल करता है और राज्यसभा धन विधेयक को छोड़कर और सारे विधेयकों को हैंडल करते हैं। तो दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो उसी के बारे में हम देखते हैं कि किस तरह से उनके कौन कौन से कार्य हैं। तो और इसका पहला पॉइंट है साधारण विधेयक और दोनों सदन। संविधान के अनुसार अगर हम देखें, साधारण विधेयक को चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो लोकसभा में ही रखा जाएगा या राज्यसभा में। और आप सभी को मैंने बता दिया था कि वित्त विधेयक या धन विधेयक को छोड़ के सभी विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। और विधेयक को अधिनियमित बनाने के लिए सदन द्वारा पास होना आवश्यक है। यानी अगर लोकसभा किसी विधेयक को पारित करता है तो राज्यसभा उसे माने, और राज्यसभा किसी विधेयक को पारित करता है तो लोकसभा उसे माने। और अगर दोनों में कोई मनमुटाव हो जाता है या किसी विधेयक से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो राष्ट्रपति इन दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलवाते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हुआ। अब सेकंड पॉइंट है, वो आता है वित्त विधेयक और दोनों सदन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही कि संविधान में लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली बनाया है सिर्फ वित्त विधेयक से संबंधित मामलों में। तो संविधान के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही पेश होते हैं और लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने पर उन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है और जो राज्यसभा में वह विधेयक 14 दिन तक दिया जाता है जिससे वो विचार विमर्श कर सके और 14 ही दिन के अंदर उन्हें वापस लौटाना होता है। अगर उन्होंने नहीं लौटाया वह विधेयक तो वो अपने आप ही पारित हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोकसभा को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है धन विधेयक से संबंधित मामलों पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राज्यसभा धन विधेयक या वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा को सुझाव दे सकती है और वह लोकसभा की मर्जी है कि उसे माने या ना माने। तो इस दृष्टि में जो भारतीय राज्यसभा की स्थिति है वो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी निर्बल है। तो ये ब्रिटेन का हाउस है जो कि काफी शक्तिशाली है और क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा वित्त विधेयक पर 1 माह तक के लिए विचार किया जाता है, जबकि हमारे यहाँ सिर्फ 14 दिन के लिए विचार किया जाता है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट। तो इसमें है विधेयक पर मतभेद होने पर दोनों सदन क्या क्या करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी मामलों पर सबकी एक सी राय होती है। तो हम देख सकते हैं कि जो विधेयक है तो उनको लेकर कभी कभी दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है। यानी हो सकता है कि कोई विधेयक लोकसभा ने पारित किया, प्रस्तावित किया, उसे राज्यसभा में भेजा तो राज्यसभा वाले उसे मानने से इनकार कर सकते हैं या उन्हें वो पसंद नहीं आता तो वो उसको सुझाव के लिए भेजते हैं। तो लोकसभा उस पर विचार नहीं करना चाहती तो कई बार ऐसी स्थिति में दोनों पर मतभेद हो जाता है। तो इस अवस्था में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की घोषणा करता है। यानी राष्ट्रपति दोनों सदन को बुलाएगा और उसकी बैठक करेगा। तो संयुक्त अधिवेशन का सभापति लोकसभा का ही अध्यक्ष होता है और संयुक्त अधिवेशन के वाद विवाद के बाद मतदान होता है कि यानी वोटिंग करेंगे लोग। ज़्यादा विधेयक को अगर वोट मिल जाते तो वो पास हो जाएगा, अदर नहीं मिलेंगे तो नहीं होगा। यदि विधेयक बहुमत से पास हो जाता है तो वह दोनों सदनों में पास माना जाएगा।
तो इस संयुक्त अधिवेशन से लोकसभा अपने दुगने सदस्य के बल पर राज्यसभा की कुछ परवाह नहीं करती और स्वाभाविक रूप से लोकसभा विजयी होती है। तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो कि संयुक्त बैठक बुलाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि अगर लोकसभा ने कोई विधेयक प्रस्तावित किया है तो उसका अगर संयुक्त अधिवेशन हो भी रहा है, राज्यसभा ने मानने से इनकार किया है, तब भी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो लोकसभा के सदस्यों की मेंबर संख्या 545 होती है। तो 545 होने से ऑलरेडी कोई भी विधेयक है वो उनके पक्ष में ही जाएगा और दूसरे के पक्ष में, राज्यसभा के पक्ष में नहीं जाएगा। और सेम ऐसी ही बात हो गई, अगर राज्यसभा ने कोई विधेयक प्रस्तावित किया है तो वह लोकसभा के विचार के लिए जाएगा। अगर संयुक्त अधिवेशन होता भी है तो लोकसभा के मेंबर की सदस्य संख्या ज्यादा है तो वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की मेंबर संख्या ज्यादा है, तो इसी वजह से उन्हें इसका बेनिफिट मिल जाता है। अब हम देखते हैं अपना 4th पॉइंट, कार्यकारिणी पर नियंत्रण में दोनों सदन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कार्यकारिणी है सामूहिक रूप से लोकसभा के सम्मुख उत्तरदायी है। आपको पता होगा कि जो कार्यपालिका है वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है और वो जब तक कार्य करती है जब तक उसको लोकसभा का विश्वास प्रस्ताव होता है। और आप लोगों को पता होगा कि जो दोनों सदन के सदस्य हैं वो भिन्न भिन्न विभाग से संबंधित कार्यों में मंत्री परिषद से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनसे संबंधित सबके अलग अलग विभाग बटे हुए होते हैं और सबके अलग अलग कार्य होते हैं। तो वो उन कार्य के बारे में मंत्री परिषद से जानकारी प्राप्त करते हैं, वो उनसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं और उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम संविधान के अनुसार देखें तो मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। और आप सभी को मैंने बता रखा है कि लोकसभा में आपके 545 मेंबर हैं, तो सभी व्यक्तियों को मंत्री परिषद मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो इसके अंदर सुधार किया गया, क्योंकि पहले क्या होता था कि कितने भी अनलिमिटेड मंत्री रख लिए जाते थे, तो इससे उनके वेतन का और भी चीज़ों का भार उन पर पड़ता था। तो इसी वजह से इसके अंदर थोड़ा सा सुधार किया गया और सुधार करने के बाद उनकी जो सदस्य संख्या है वो निश्चित कर दी गई। तो वो 50% तक मंत्री बन सकते हैं जितने आपके टोटल मेंबर होते हैं लोकसभा के, और वो सब किसके लिए उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के लिए ही उत्तरदायी होंगे। वो लोकसभा के ही व्यक्तियों को जवाब देंगे, अदरवाइज वो किसी और को जवाब नहीं देंगे। तो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अन्य विषयों पर दोनों सदनों में संबंध। कि और भी विषय होते जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, महाभियोग हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि महाभियोग क्या होता है और इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। तो जो महाभियोग होता है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर लगाया जाता है। और क्यों लगाया जाता है कि अगर ऐसा लगता है कि संविधान में कोई भी उल्लंघन हुआ है, संविधान के अकॉर्डिंग अगर राष्ट्रपति कार्य नहीं कर रहा, तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है और उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें दोनों सदनों का सेम ही कंट्रीब्यूशन है, दोनों सदनों का समान प्रतिनिधित्व है, दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो जब भी हम कोई क्वेश्चंस करते हैं तो उसके बाद हमें निष्कर्ष या कंक्लूजन जरूर डालना होता है। इससे क्या होता है कि टीचर्स आपके पॉइंट्स की तरफ देख के बाद में निष्कर्ष देखते हैं और उसके अंदर जो छोटी सी समरी टाइप आ जाती है, तो जिससे टीचर को पता चल जाता है कि आपने क्या क्या चीजें लिखी हैं और आपके इसमें क्या विचार है। तो निष्कर्ष लिखना ना भूले कभी भी, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो साथ ही उसका निष्कर्ष भी लिखा करें। तो अब हम निष्कर्ष के अंदर देखेंगे कि आप देखोगे कि जो राज्यसभा है उसको लोकसभा की अपेक्षा कम शक्तियां प्राप्त है, लेकिन जो प्रोफेसर पायली हैं उन्होंने कहा है कि राज्यसभा एक निरर्थक सदन नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि लोकसभा को ज्यादा शक्तियां दे दी गई तो राज्यसभा बेकार है, बल्कि वो शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है।
लोकसभा समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो लोकसभा में आपको पता है कि पूरे राष्ट्र में से व्यक्ति चुनकर आते हैं, तो इसी तरह से राज्यसभा भी अपने अपने राज्यों के लिए वर्क करती है। तो देश के वित्त पर और कार्यपालिका पर वास्तविक नियंत्रण तो लोकसभा का है और प्रधानमंत्री प्राय लोकसभा के बहुमत का नेता होता है। तो प्रोफेसर MP शर्मा के अनुसार यदि संसद देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है। तो दोनों सदनों की तुलना में राज्यसभा को शक्तिहीन बताते हुए डॉक्टर MP शर्मा कहते हैं, तो यहाँ पर आप दो तो पॉइंट डाल सकते हो, एक तो प्रोफेसर पायलिका डाल सकते हो, प्रोफेसर MP शर्मा, इन्होंने राज्यसभा और लोकसभा दोनों को ही उचित सदन माना है, जबकि डॉक्टर MP शर्मा ने कहा है कि राज्यसभा लोकसभा की तुलना में शक्तिहीन है। तो हमारे देश में द्वितीय सदनों का यश कभी भी अधिक नहीं रहा है और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि राज्यसभा भविष्य में हमारे संविधान का दिखावटी अंग बनकर रह जाए। तो यह विचार है डॉक्टर MP शर्मा की। तो आप सभी को पता है कि जितने भी विचारक होते हैं तो सबके विचार जरूरी नहीं कि सेम हो, तो अलग अलग विषय पर उनके विचार अलग अलग होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी परिभाषाएं या अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से हमने लोकसभा और राज्यसभा के बीच तुलनात्मक संबंधों को पढ़ा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर कहीं कोई डाउट होता है या किसी और टॉपिक पे भी आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं और मैं आपको उस सब्जेक्ट या उस रिलेटेड टॉपिक से संबंधित वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लास।